स्टूडेंट्स, आज से पहले हमारे 2 लेक्चर आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के ऊपर। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वेशंस की टाइप कौन सी हैं, वर्ड इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है। तो डेफिनेशंस को करने के बाद हम इस चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं अब, और वो टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर के अंदर जो थोड़ी बहुत टिपिकल चीज़ है हमारी, वो बैलेंसिंग करना है। तो इसके अंदर हमने वीडियो के अंदर आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और देखें कि हम बैलेंसिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने से पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कि हमें पता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। मीन्स कि अपना किसी भी प्रोसेस के दौरान, प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद का मास क्या होगा? इक्वल होगा। हाँ, मास को हम एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन इस समय हमें जो स्टडी करना है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम पढ़ेंगे द मास ऑफ टोटल रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास का बराबर होगा। जितना मास, अगर मास है x ग्राम, अगर मेरा क्या है रिएक्टेंट है, तो टोटल मेरा प्रोडक्ट भी कितना बनेगा? x ग्राम ही बनेगा। तो मास को हम ना तो क्रिएट कर पाएंगे और ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। मीन्स टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा रिएक्टेंट का मास होगा वही हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट का मास होगा। तो हम देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को ही हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ध्यान रखना। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मैंने एक दिखा रखी है, H2 + O2 गिव्स H2O। अब ये अनबैलेंस्ड क्यों है? अब ये अनबैलेंस्ड क्यों है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे टोटल मास कितना है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 मल्टीप्लाई बाय कितने हाइड्रोजन है? 2। इसी तरह ऑक्सीजन का देखो, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय कितने ऑक्सीजन है? 2 and 32। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कम्स आउट टू बी 34। टोटल मास कितना हुआ? 34। नाउ कम्स टू द प्रोडक्ट साइड, H2O। H का मास, हाइड्रोजन का मास 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट? 2 प्लस ऑक्सीजन का मास 16। हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर? 1। नाउ 2 + 16 कम्स आउट टू बी 18। ये हमारा क्या आया? 18 आया, 18 आया। अब देखो टोटल मास रिएक्टेंट का कितना आया हमारे पास? 34 यूनिट्स आया, और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कम्स आउट टू बी 18। 34 is not equal to
18, 34 इज नॉट इक्वल टू 18। तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर हमारा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर ना आए, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। द इक्वेशंस इन विच टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसी इक्वेशंस जिसके अंदर हमारा रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर ना आए, ऐसी रिएक्शंस इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? उन रिएक्शन की इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आया? नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्यों है? अब देखो, मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। 2 हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन का मास 16, कितनी ऑक्सीजन है? 2। हाइड्रोजन कितनी है? 2। हाइड्रोजन का मास 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1। तो हमारा ये मास कितना आया? 4। दिस कम्स आउट टू बी 32। दिस कम्स आउट टू बी 2 into 2 plus 16 18 comes out to be 36. Now here total mass of reactants also comes out to be 36. तो हमारा यहाँ पर total mass of reactant will be equal to total mass of product। यहाँ पे हमारा टोटल मास जो रिएक्टेंट का है वो आ रहा है किसके बराबर? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। यहाँ पे 36 यूनिट किसका मास आया? रिएक्टेंट का मास आया। 36 यूनिट किसका मास आया? प्रोडक्ट्स का मास आया। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको बोल लेंगे? द इक्वेशंस इन विच टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। लिख सकते हैं आप इसको, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इफ इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। If mass of reactant is not equal to mass of product, then these reactions are called unbalanced chemical equation or skeletal chemical equations. Now next है हमारा why we do balancing of a chemical equation। हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं? हमें बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों है? टू सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है। जैसे कि हम एग्जांपल लिया था H2 + O2 गिव्स H2O। यहाँ पे ये मास कितना आया था? 34 यूनिट्स आया था। दिस मास कम्स आउट टू बी 18 यूनिट्स। ये 34 और 18 मास इक्वल नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन यहाँ पे तो मास कम हो गया, यहाँ पे तो मास क्या हो गया? कम। इसलिए ये इक्वेशन अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो हमारी इक्वेशन क्या करें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करें, इसलिए हमें बैलेंसिंग करनी पड़ती है। इसलिए हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ताकि वो हमारा क्या कर पाए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर पाए। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है टोटल मास ऑफ reactant not equal to total mass of product, that means mass is losing here। यहाँ पे मास कम हो रहा है, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन मास क्या रहेगा? बराबर रहेगा, वो खत्म नहीं हो सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। लेकिन यहाँ पे तो हमने मास को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ पे मास कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो इस इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें इसकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो व्हाई वी डू बैलेंसिंग
टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसलिए हमने इसका क्या कर दिया, एक बैलेंसिंग कर दी और मैंने क्या लिख दिया 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। नाउ this mass comes out to be 36 unit and this mass also comes out to be 36 unit। अब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये इक्वेशन क्या करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। तो हम बोल सकते हैं स्केलेटल इक्वेशन डू नॉट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सेटिस्फाइड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इज दैट क्लियर? तो ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि हमें बैलेंसिंग क्यों करनी है। देखो यहाँ पे बैलेंसिंग करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी बैलेंसिंग करने के लिए 2 से भी मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ये 2 से मल्टीप्लाई किया है ये किस प्रकार से किया, क्या सोच के हमने मल्टीप्लाई किया, क्या इसके मेथड्स हैं कि हम एक न्यूमरल्स को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको हम पढ़ते हैं कि हाउ डू वी बैलेंस ए रिएक्शन, हम रिएक्शन को बैलेंस किस प्रकार से कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, वही एग्जाम्पल है सिंपलेस्ट एग्जाम्पल हमारा है H2 प्लस O2 गिव्स H2O। तो सबसे पहले हमें टेबल बनानी है, हमें क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन को इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फर्स्टली वी विल क्रिएट ए टेबल। हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाएंगे, 3 कॉलम्स हम उसके अंदर बनाएंगे। हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट के अंदर हमें क्या लिखना है, टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट, कि हमारे पूरी इक्वेशन के अंदर कितने प्रकार के हमारे एटम्स प्रेजेंट हैं, कितनी प्रकार के एटम्स हमारे प्रेजेंट हैं, हम उसको लिखेंगे। दूसरे कॉलम के अंदर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, कि एक पर्टिकुलर टाइप के, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड कितने एटम्स हैं। उसी तरीके से हम तीसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, कि प्रोडक्ट साइड मेरे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड नंबर कितने आए 2, ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड नंबर कितने आए 1। तो ये हमें करना है, सबसे पहले हमें टेबल बनानी है। इज दैट क्लियर? टेबल कैसे बनाओगे, 3 कॉलम्स आपको लेने हैं। पहले कॉलम के अंदर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ एटम, कितने प्रकार के एटम आपके पास हैं। इस इक्वेशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक H एटम है आपके पास, एक ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे भी H और O है तो एक ही बार लिखेंगे। अगर कोई एटम 2 बार आ रहा है, जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, लेकिन हम लिखेंगे एक ही बार, क्योंकि है तो एक ही है, तो वो भी हाइड्रोजन ही। तो दूसरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो हमने ऑक्सीजन लिख लिया। अब हमें क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ एटम्स किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे कि रिएक्टेंट साइड कितने हैं। तो ये रिएक्टेंट साइड है, दिस इज रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज प्रोडक्ट साइड। ये प्रोडक्ट साइड है हमारी और ये हमारी रिएक्टेंट साइड है। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड देखें, सबसे पहले हमारे H एटम कितने हैं, यहाँ पे H एटम 2 दिखाई दे रहे हैं, दीज आर 2, तो 2 मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिया। फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड, हाइड्रोजन के कितने हैं प्रोडक्ट साइड, इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है 2, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के जो एटम हैं वो रिएक्टेंट साइड कितने हैं, दीज आर आल्सो 2, ये भी कितने हैं 2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड के नीचे मैंने इसको लिख दिया। इज दैट क्लियर? नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के एटम मेरे प्रोडक्ट साइड कितने हैं, ओनली 1 इज देयर। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम 1 मान के चलेंगे। तो इतना काम हम कर लेते हैं। ये टेबल हमने बना ली। टेबल बनाने के बाद हमें क्या देखना है कि कौन से एटम्स कम या ज़्यादा है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड भी 2 है और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 2। तो ये पहले ही क्या है, बैलेंस हैं, ये पहले ही बैलेंस हैं, हमें इनको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अब बैलेंस किसको करें, हमें बैलेंस करके देखना है इस नंबर को, ये 2 है ये 1 है, यानी कि
अब आपको देखना पड़ेगा कि किस साइड नंबर ऑफ एटम्स कम हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन के एटम मेरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड कम है और रिएक्टेंट साइड मेरे ज़्यादा हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। कितना, इस नंबर को हमें 2 यूनिट करना पड़ेगा। जैसे रिएक्टेंट साइड 2 एटम्स हैं तो प्रोडक्ट साइड भी कितने होने चाहिए, 2 ही एटम होने चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। इफ वी मल्टीप्लाई बाय 2 हेयर, अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। तो ये आपको देखना है कितने नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मेरा 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब केवल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड ये भी देखना। कौन सी साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। प्रोडक्ट साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। कहाँ पे मल्टीप्लाई किया, जहां पर मेरी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है, तो इसको मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है टेबल के अंदर भी और इक्वेशन के अंदर भी। टेबल के अंदर तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन के अंदर कहाँ पे करेंगे, इक्वेशन के अंदर जहां पर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड, वहां पे हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है कि भाई अब बच्चे क्या सोच लेंगे, बच्चे सोचते हैं कि 2 ऑक्सीजन 2 करने हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर सोचेंगे बच्चे कि हम क्या कर दें, यहाँ पे प्लस O कर दें कि 2 ऑक्सीजन हो गए। ऐसा भी हमें नहीं करना, ये दोनों प्रोसेसेस हम नहीं कर सकते। अगर H2O है और हमें क्या करना है, ऑक्सीजन 1 से ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो हम 2 को यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, दिस इज रॉन्ग मेथड। हम प्लस O नहीं कर सकते हैं, दिस इज आल्सो रॉन्ग। हम मल्टीप्लाई केवल कहाँ पे करेंगे, जो हमारा एटम या मॉलिक्यूल है उसके आगे या पीछे, जो आप बोल सकते हो। यानी H से पहले मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप ऐसा ही करेंगे, केवल यहीं पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कहीं पे आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? तो फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट कौन कौन से हैं। हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड 2, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 है। ये पहले ही बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड नहीं है, इसको बैलेंस करना है। जहां पर कम है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अब इक्वेशन के अंदर कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन रही हमारी, तो इसके आगे हम क्या कर देंगे, 2 आगे ही कराना है, 2 से मल्टीप्लाई, और कहीं पे आप नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन कैसी बन गई, हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई क्या नहीं बन गई। इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमें फिर से क्या करना है, फिर से टेबल ड्रॉ करनी है। हमने फिर से टेबल ड्रॉ की, टेबल ड्रॉ करने के बाद फिर से वही H और O हम लिखेंगे। नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, हमने 2 नंबर लिख दिया। ऑक्सीजन साइड कितने हैं, 2 हैं, मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। अब प्रोडक्ट साइड चलते हैं। प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो गए, हाइड्रोजन 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ऑक्सीजन 2 हो गए। अब हुआ क्या, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर हुआ क्या कि हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, लेकिन अब क्या हुआ, जो हाइड्रोजन पहले बैलेंस्ड थी वो अब क्या हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई। तो अब हमें किसको बैलेंस करना है, अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब देखें कि हाइड्रोजन किस तरफ कम है, रिएक्टेंट साइड कम है या प्रोडक्ट साइड कम है। हमारी हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड 4 है और रिएक्टेंट साइड 2 है। तो हमें क्या करना है, हमें रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन को बढ़ाना है। किस प्रकार से, कितना बढ़ाना है, हमें इसको 4 बनाना है। कितना बनाना है,
4, तो 4 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितनी हो गई, 4। कितने हो गई, ये 4 हो गई हमारी। तो यहां पे तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब कहां पे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं। यहां पे हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों, जितना नंबर यहां पे मल्टीप्लाई करना है उतना ही नंबर यहां पे मल्टीप्लाई करना है। जितना नंबर यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही नंबर हमें रिएक्शन के अंदर, इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई करना है। लेकिन कहां पे मल्टीप्लाई करें, कौन से एटम को मल्टीप्लाई किया हमने, हाइड्रोजन एटम को। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हमें मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, हमें ही इस हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे। इज दैट क्लियर। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया। इतना काम करने के बाद हम फिर से क्या करेंगे, हम फिर से टेबल क्रिएट करेंगे। नाउ हमने एक टेबल और क्रिएट कर ली। आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, लास्ट के अंदर आपका क्या होगा, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 तरह के एटम है, मैंने लिख दिए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड, 4 है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 2 लिख दिया। प्रोडक्ट साइड आते हैं, हाइड्रोजन कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। ऑक्सीजन कितने हुए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो हमने ये टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद हमें फिर से देखना है कि कौन सा एटम बराबर नहीं है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। तो इस रिएक्शन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन 4 है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड 2 हैं और प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब एटम्स दोनों तरफ बराबर हो गए, इसलिए ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। जैसे ही हमारे सारे एटम्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर आ जाते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बैलेंसिंग इज KBr प्लस BaI2 प्लस Ki gives Ki plus BaBr2. Now firstly we have to create the table again. हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट लिखे कि कौन कौन से टाइप्स के हमारे पास एटम प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट है, पोटेशियम लिख दिया। ब्रोमाइन प्रेजेंट है, ब्रोमाइन हमने लिखा। बेरियम प्रेजेंट है, हमने बेरियम लिखा। आयोडीन प्रेजेंट है, हमने आयोडीन लिख दिया। तो जो एटम्स हमारे रिएक्टेंट साइड होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट साइड होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स हमने कैलकुलेट किए। पोटेशियम रिएक्टेंट साइड 1, ब्रोमीन रिएक्टेंट साइड 1, बेरियम रिएक्टेंट साइड 1, आयोडीन रिएक्टेंट साइड 2। नाउ इन प्रोडक्ट साइड पोटेशियम 1, आयोडीन 1, बेरियम 1 and bromine 2. Now we have to balance this chemical equation. हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या चाहिए, हमें ये देखना है कि कौन सा एटम हमारा बैलेंस नहीं है। तो पोटेशियम बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है पहले ही। बेरियम भी हमारा क्या है, बैलेंस्ड है। नाउ वी हैव टू बैलेंस आइदर Br फर्स्ट और I फर्स्ट। या तो हमें ब्रोमाइन को बैलेंस करना पड़ेगा या हमें आयोडीन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब किसको पहले बैलेंस करें, इसको देखने के लिए मैं एक छोटा सा रूल आपको बताता हूँ। वह रूल क्या है, जिसका नंबर या तो रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड बड़ा हो हम उसको बैलेंस पहले करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा ब्रोमाइन का बड़ा नंबर क्या है, 2। आयोडीन का बड़ा नंबर क्या है, 2। ये फिर से क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो अब किसको बैलेंस करें, नाउ यू कैन बैलेंस आइदर ब्रोमीन फर्स्ट और आयोडीन फर्स्ट। यहाँ पे आपकी चॉइस, आप किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो
आप किसी भी को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो हम पहले यहाँ पे ब्रोमीन को बैलेंस करते हैं। मैं ब्रोमीन को बैलेंस कर रहा हूँ, आप आयोडीन को भी बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग करने के लिए फिर से हमारा वही रूल लगेगा। हमें क्या करना है, रिएक्टेंट साइड ब्रोमीन को 2 करना है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड ब्रोमीन कितने हैं, 2 हैं। तो रिएक्टेंट साइड में हमें कितने चाहिए, 2 ब्रोमीन चाहिए। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया। दिस कम्स आउट टू बी 2, ये 2 के बराबर आ गया अपना। तो अब यहाँ पे तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिएक्टेंट साइड कहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, रिएक्टेंट साइड कहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है वो हमें देखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, तो जहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे तो ब्रोमीन प्रेजेंट नहीं है, ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आया, हमने क्या बोला कि 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे तो कर दिया बराबर करने के लिए। इक्वेशन के अंदर कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्टेंट साइड जहाँ पर ब्रोमीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन यहाँ पे प्रेजेंट था तो हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। समझ में आया। नाउ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन कैसी दिखाई देगी हमें, दिस इक्वेशन लुक लाइक दिस, ये हमें इस प्रकार की दिखाई देगी। तो फिर से वही काम करना है, क्या करना है, हमें टेबल क्रिएट करनी है। अगेन वी विल क्रिएट ए टेबल। हमने टाइप्स ऑफ एटम लिख दिए दोबारा से, वही टाइप्स ऑफ एटम दोबारा से आएंगे क्योंकि टाइप्स ऑफ एटम के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो पोटेशियम कितने हुए 2, ब्रोमाइन कितने हो गए 2, बेरियम 1 ही है हमारे पास, आयोडीन कितने हैं 2। प्रोडक्ट साइड पोटेशियम 1, आयोडीन 1, बेरियम 1, ब्रोमाइन 2। नाउ देखें कि कौन कौन बैलेंस है। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा ब्रोमाइन दोनों तरफ 2 हैं तो ये बैलेंस है, बेरियम दोनों तरफ 1-1 है तो ये भी बैलेंस है। अब बैलेंसिंग किसको करनी है, या तो आप पोटेशियम की करें या आयोडीन की करें। किसकी बैलेंसिंग पहले करेंगे, जिसका नंबर बड़ा होगा लेकिन नंबर दोनों का क्या है, सेम है, तो हम क्या करते हैं, किसी को भी बैलेंस हम कर सकते हैं। आप या तो आयोडीन को बैलेंस करें या पोटेशियम को बैलेंस करें। हम यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस कर देते हैं, हम यहाँ पे पोटेशियम को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों जगह नंबर क्या होने चाहिए, सेम। दोनों जगह नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। तो इसको 2 हमने बना दिया है। इक्वेशन के अंदर 2 से कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 2 या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट है। पोटेशियम कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर करेंगे। समझ में आया। हमें पोटेशियम को बैलेंस करना था, हमने प्रोडक्ट साइड पोटेशियम 2 करने थे, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई हमने टेबल के अंदर तो कर दिया, इक्वेशन के अंदर कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे पोटेशियम प्रेजेंट है। यहाँ पे पोटेशियम नहीं है, यहाँ पे बेरियम और ब्रोमाइन ही है, यहाँ पे पोटेशियम और आयोडीन है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन किस प्रकार की दिखाई देगी, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। 2KBr प्लस BaI2 gives 2Ki प्लस BaBr2। नाउ वी हैव टू क्रिएट द टेबल अगेन। हमने टेबल को दोबारा से बनाया, टाइप्स ऑफ एटम्स हमने लिखे। टाइप्स ऑफ एटम लिखने के बाद नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हमने काउंट किए और उनको टेबल के अंदर फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेशियम भी बैलेंस्ड है, ब्रोमाइन भी बैलेंस्ड है, बेरियम भी बैलेंस्ड है। और एक खास बात देखें कि हमने पिछले स्टेप के अंदर पोटेशियम को बैलेंस किया था, पोटेशियम को बैलेंस करते ही हमारा आयोडीन भी अपने आप बैलेंस हो गया। सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। दिस ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस हमारी हो गई है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम
एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल होगा हमारी आज का। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से करें। HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस CaOH ट्वाइस पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। नाउ फर्स्ट वी विल क्रिएट ए टेबल। हम क्या करेंगे, पहले के टेबल को क्रिएट करेंगे। टाइप्स ऑफ एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन हमारे पास है, ऑक्सीजन हमारे पास है, कैल्शियम हमारे पास है, ऑक्सीजन फिर से आ गया यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन फिर से आ गया यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ साइड। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं किसको, हाइड्रोजन को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है एंड 2 1 जा 2 2 1 जा 2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। टोटल हाइड्रोजन कितने हुए, 3। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन नहीं है तो इसलिए टोटल नाइट्रोजन कितने हुए, 1। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 3 ऑक्सीजन आर देयर एंड 2 1 जा 2, टोटल कितने हो गए, 3 + 2 5 ऑक्सीजन आर देयर। 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं। कैल्शियम 1, ओनली 1 कैल्शियम इज देयर। नाउ वी विल राइट द नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इज देयर, ओनली 2 हाइड्रोजन, इस साइड हाइड्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन 2 1 जा 2, 2 नाइट्रोजन इज देयर, यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6 + 1 7, 7 ऑक्सीजन आर देयर, तो 7 ऑक्सीजन हमने लिख दिया। कैल्शियम ओनली 1 कैल्शियम इज देयर, यहाँ पे एक कैल्शियम है इसलिए हमने कैल्शियम को भी यहाँ पे फिलअप कर दिया। नाउ फर्स्ट चेक आइदर दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट। ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, देखो केवल कैल्शियम ही बैलेंस्ड है और बाकी हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सबसे पहले उस एटम को देखना है जिसका नंबर सबसे बड़ा है। यहाँ पे नंबर किसका बड़ा हुआ, 7 ऑक्सीजन का। तो इसको बैलेंस करने की सोचते हैं हम, इसको बैलेंस कर सकते हैं, हम इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, हमें उस एटम को कभी भी पहले बैलेंस नहीं करना। उस एटम को हम बैलेंस नहीं करेंगे जो एक से ज़्यादा जगह के ऊपर प्रेजेंट है। देखो रिएक्टेंट साइड हमें क्या करना, 7 अपने ऑक्सीजन बनाने हैं, वी हैव टू मेक इट 7। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी यहाँ पर, तो इक्वेशन के अंदर कहाँ पे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन दोनों जगह पे प्रेजेंट है। मैंने आपको बोला था, आई हैव टोल्ड यू दैट वी मल्टीप्लाई द नंबर वेयर द एटम इज प्रेजेंट, बट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हेयर एंड हेयर, बोथ साइड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। इसमें क्या है, इस एटम के अंदर रिएक्टेंट साइड 2 कंपाउंड्स मेरे हैं, एक HNO3 है और एक CaOH ट्वाइस है। ऑक्सीजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो हमें दिक्कत होगी कि हम ऑक्सीजन नंबर को मल्टीप्लाई कहाँ पे करें, HNO3 के साथ मल्टीप्लाई करें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ बैलेंस मल्टीप्लाई करें। इसलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। समझ में आया क्यों नहीं बैलेंस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 2 कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट है। रिएक्टेंट साइड 2 कंपाउंड्स के अंदर अपनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, इसलिए हम ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करेंगे। दूसरा फिर हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है हमें या हमें नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करें या नाइट्रोजन को बैलेंस करें। हाइड्रोजन भी देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये 3 तो बन नहीं सकता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी दोनों क्या होंगे, 6 होंगे। दोनों नंबर क्या भी आएंगे बराबर 6 तभी होंगे जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या हम 3 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हाइड्रोजन केवल यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। क्या हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, रिएक्टेंट साइड हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे।
नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड यहाँ पर भी प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी प्रेजेंट है और नाइट्रिक एसिड के अंदर भी प्रेजेंट है। तो हम 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और 2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन को तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 2 जगह पर प्रेजेंट था। हम हाइड्रोजन को भी यहाँ पे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 जगह पर प्रेजेंट है। HNO3 के अंदर भी प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी प्रेजेंट है। तो हम कहाँ पे मल्टीप्लाई करें? HNO3 के साथ मल्टीप्लाई करें या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इस हाइड्रोजन को भी बैलेंस यहाँ पर नहीं करेंगे। नाउ द थर्ड एटम लेफ्ट विच इज़ नॉट बैलेंस्ड इज नाइट्रोजन। थर्ड एटम जो बैलेंस नहीं है वो क्या है? नाइट्रोजन है। तो अब नाइट्रोजन किस तरफ बैलेंस करना पड़ेगा? आप देखें एक बार, नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड 2 है, रिएक्टेंट साइड 1 है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट साइड 2 बनाने पड़ेंगे। तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। इसको हमने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? ऑक्सीजन को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? जब हम ऑक्सीजन को यहाँ पे बढ़ाना चाहते थे तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन 2 जगह प्रेजेंट था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन था। तो हमें पता नहीं लग पाएगा कि हम किस को मल्टीप्लाई करें, इसलिए हमने ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं किया। फिर नंबर आया हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड तो हम कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हाइड्रोजन केवल यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 जगह पर प्रेजेंट है। नाइट्रिक एसिड के अंदर भी प्रेजेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। थर्ड एटम लेफ्ट बचा कौन सा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। किस तरफ? रिएक्टेंट साइड। तो हम देखते हैं क्या हम नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो नाइट्रोजन केवल एक ही जगह पे प्रेजेंट है, तो मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने कर दिया। इट इज़ क्लियर और नॉट? अब देखते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी नेक्स्ट जो इक्वेशन बनती है वो कैसी बनती है? 2HNO3 प्लस CaOH twice gives CaNO3 twice and H2O. Nitric acid combines with calcium hydroxide give calcium nitrate and water. तो हमें क्या करना है? अब टेबल क्रिएट करनी है। अगेन वी हैव क्रिएटेड ए टेबल। टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हमने लिखे, number of reactant side, number of atoms in reactant side and number of products in reactant side. Now calculate the hydrogen, nitrogen, oxygen and calcium. हमने कैलकुलेट किए, you have to calculate it yourself. आप एक बार कैलकुलेट इसको करके देखें कि क्या ये नंबर आ रहे हैं। टेक तो आपने कैलकुलेट कर लिए होंगे नंबर ऑफ एटम्स। अगर कैलकुलेट नहीं की हैं तो आप वीडियो को पॉज करें और कैलकुलेट करके देखें क्या ये टेबल ठीक बनी है। नाउ वी हैव टू बैलेंस अगेन। हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस्ड, नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज नॉट बैलेंस्ड एंड कैल्शियम इज बैलेंस्ड। तो हमें किस किस को बैलेंस करना है? यहाँ पे हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, इन 2 को हमें बैलेंस करना है। अब किसको बैलेंस करें? जिसका नंबर सबसे बड़ा है उसको देखें एक बार। यहाँ पे नंबर बड़ा है, यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट साइड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट साइड हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखते हैं। अब ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड 2 जगह पर है, कैल्शियम नाइट्रेट के अंदर भी है, वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम ऑक्सीजन को यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो बचता क्या हमारे पास? हाइड्रोजन बचता है। तो हाइड्रोजन को देख के मल्टीप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? लास्ट स्टेप के अंदर हम नहीं कर पाए थे। अब देखते हैं। हाइड्रोजन हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड 4 है, प्रोडक्ट साइड 2 है।
वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई इट बाय 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ, 2 से मल्टीप्लाई हम कर पाएंगे, क्योंकि हमें केवल प्रोडक्ट साइड इसको मल्टीप्लाई करना है, और प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन केवल एक ही जगह पर प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 हम कर देंगे। लास्ट स्टेप के अंदर हमें हाइड्रोजन को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना था, रिएक्टेंट साइड भी मल्टीप्लाई करना था, लेकिन रिएक्टेंट साइड 2 हाइड्रोजन होने की वजह से लास्ट स्टेप के अंदर हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो इस स्टेप के अंदर हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन केवल एक ही जगह पर है और हमें मल्टीप्लाई केवल एक ही जगह पर करना है। तो इसलिए प्रोडक्ट साइड ही हमें मल्टीप्लाई करना है, और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड केवल एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हम मल्टीप्लाई इजीली कर पाएंगे। हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। तो रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, H2O को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारी जो इक्वेशन बनती है वो इस प्रकार की बनती है। नाउ वी हैव टू क्रिएट द टेबल अगेन। आप नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करें, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने पर आपको पता लगेगा कि सभी नंबर्स ऑफ एटम्स क्या हैं, इक्वल है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो ये जो रिएक्शन बनी है हमारी, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई है। जिसको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने नहीं आए हैं वो एक बार नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करके देखें, उसको सीखें। हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करना सिखा देंगे। तो आपने देख लिया होगा कि ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस्ड हमारी हो गई है। दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। नाउ हमने 3 एग्जाम्पल कर लिए हैं, तीनों अलग अलग तरह के एग्जाम्पल हमने किए हैं। नाउ यू कैन डू सम क्वेश्चंस योरसेल्फ। आप कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने हैं। यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें। फर्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई कर चुके हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ये वाला ही क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई करें, होप आपसे हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी रिएक्शन लिखें कि मुझे ये रिएक्शन समझ में नहीं आई है, हम उस रिएक्शन को बैलेंस करके आपको दिखाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको आगे वीडियोस मिलती रहेंगी, सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।